हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं वॉल्यूम 1 का 3rd चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और आज का हमारा टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। देखिए, जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस वक्त एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन किया जाता है और उस रीवैल्यूएशन से जो भी लॉस या गेन अराइज होता है उसे पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन करना कि एसेट्स जो कि बुक्स में दिखाई दे रही हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में, उनकी वैल्यू में क्या चेंज आया है, प्रेजेंट में उनकी क्या वैल्यू है। अगर इंक्रीज हो गई है तो फायदा है, डिक्रीज हो गई है तो नुकसान है। लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट किया जाता है। रीअसेसमेंट का मतलब होता है पुनर्निर्धारण। तो ये भी रिवैल्यूएशन वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन लायबिलिटीज के लिए रीअसेसमेंट वर्ड का यूज किया जाता है। लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट किया जाता है और अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है तो वो हमारा नुकसान है और घट गई है तो ये फायदा है। तो इस तरीके से एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है। और क्यों किया जाता है ऐसा, देखिए इसका रीजन है, रीजन फॉर रिवैल्यूएशन इज दैट gain or loss arised due to change in value of assets and liabilities up to the date of change in profit sharing ratio relates to the period before change in profit sharing ratio, therefore it is shared in old ratio। देखिए, पार्टनर्स के बीच में जो नया रेशियो डिसाइड हुआ है वो फ्यूचर के प्रॉफिट को बांटने के लिए डिसाइड हुआ है। मतलब भविष्य में जो प्रॉफिट हुआ करेगा वो नए रेशियो में बटेगा, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की डेट तक जो प्रॉफिट या लॉस अराइज हो चुका है फर्म में वो पार्टनर्स में पुराने रेशियो में ही बटना चाहिए। इसीलिए एसेट्स और लायबिलिटीज में जो भी चेंज हुआ है अप टू द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको हम डिटरमाइन करके पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट देते हैं। देखिए, अगर एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज कर दिया गया है और उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड किया गया है और पार्टनर्स में बांटा गया है, इसका मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज नई बैलेंस शीट में नई वैल्यू पर मतलब रिवाइज्ड वैल्यू पर दिखाई जाएगी। तो एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन से जो गेन या लॉस होता है उसका ट्रीटमेंट करने के दो मेथड हैं। पहला है रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स। मतलब इस मेथड से अगर हम करते हैं तो हम नई बुक्स जब बनाएंगे आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज रिवाइज्ड वैल्यू पर मतलब जो बदली हुई वैल्यू है उसकी उस पर दिखाई जाएगी। दूसरा मेथड है नॉट टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स। देखिए, इस कंडीशन में क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज को उनकी पुरानी वैल्यू पर ही दिखाया जाता है। इसमें हम एक नोट बना के पता करते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज में जो चेंज आया है उसकी वजह से कितना गेन या लॉस हुआ है। उस गेन और लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ना करके उसके लिए एक इफेक्ट देने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री कर दी जाती है। तो दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगा। पहले हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स। तो ये देखिए, पहला मेथड है रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज्ड वैल्यू पर शो करना है तो उस कंडीशन में हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन को इस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है जिसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। इसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। तो इस अकाउंट में हम एसेट्स और लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस की वजह से जो भी गेन या लॉस हुआ है वो सारे गेन और लॉस इधर ट्रांसफर करके आखिरी में नेट गेन और लॉस निकाल के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो कैसे करते हैं ये देखिए, ये दो साइड हैं, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ये बिल्कुल P&L की तरह है, जैसे कि P&L में डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस और लॉस आते हैं, क्रेडिट में रेवेन्यू आते हैं। उसी प्रकार रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर किसी एसेट या लायबिलिटी में होने वाले चेंज की वजह से गेन हुआ है तो CR में, लॉस हुआ है तो DR में। तो क्या क्या गेन और लॉस हो सकता है, तो सबसे पहले देखिए, अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो अगर एसेट इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली गेन होगा, वो CR में आएगा। हम यहाँ पर उस एसेट का नाम लिख देंगे जिस एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है और इसकी एंट्री क्या होगी, देखिए रिवैल्यूएशन के CR में है ना, तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट DR। जो भी एसेट होगी उसका नाम लिखा जाएगा। अगर फर्नीचर होगा तो फर्नीचर अकाउंट DR, मशीन है तो मशीन अकाउंट DR। तो एसेट अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये वाली एंट्री होगी फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ये एंट्री की जाएगी। अगर एसेट की वैल्यू कम हो गई है, मतलब हमारी बुक्स में तो एसेट ज़्यादा पे दिखाई दे रही है लेकिन प्रेजेंट में उसकी जो मार्केट में वैल्यू है वो कम हो गई है, तो इससे नुकसान होगा। नुकसान रिवैल्यूएशन अकाउंट के DR में दिखाया जाएगा टू
एसेट अकाउंट, जो भी एसेट होगी उसका नाम लिखा जाएगा। इसकी एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2 एसेट, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो ये एंट्री की जाएगी फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज की। अगर किसी लायबिलिटी का रीअसेसमेंट किया गया और लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई है, मतलब हमें पहले मान लीजिए किसी लायबिलिटी का पेमेंट करना था क्रेडिटर्स का 80,000 और अब हमारा उसका रीअसेसमेंट करने पे पता चला कि 70,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब लायबिलिटी कम हो गई है। लायबिलिटी कम होने से फायदा होगा, रिवैल्यूएशन के CR में दिखाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी होगी उसका नाम लिखा जाएगा, क्रेडिटर्स हैं, लोन है, जो भी होगा। तो ये है वैल्यू डिक्रीज हो गई है लायबिलिटी की। इसके लिए एंट्री क्या होगी, लायबिलिटी अकाउंट DR2 रिवैल्यूएशन फॉर डिक्रीज इन लायबिलिटी। अब हम बात करते हैं अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, अगर हमें किसी लायबिलिटी का ज़्यादा पेमेंट करना है तो ये हमारे लिए एक नुकसान है। और नुकसान कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के DR में। तो यहाँ पर हम उस लायबिलिटी का नाम लिख देंगे जो कि इंक्रीज हो गई है। और जितना इंक्रीज हुई है वो अमाउंट यहाँ लिख दिया जाएगा। इसकी एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2 लायबिलिटी। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी नुकसान हो रहे हैं वो रिवैल्यूएशन के DR में जा रहे हैं और जो भी फायदे हो रहे हैं वो रिवैल्यूएशन के CR में जा रहे हैं। इंक्रीज इन लायबिलिटी। इसके बाद हम बात करते हैं एक और बात, एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड है कि अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, जो कि ऐसी एसेट जो कि बुक्स में दिखाई नहीं दे रही है, अगर कोई ऐसी एसेट मिलती है और उसका वैल्यूएशन किया जाता है, जैसे मान लीजिए एक टाइपराइटर पड़ा हुआ है लेकिन वो बुक्स में नहीं दिखाई दे रहा और उस टाइपराइटर की वैल्यू है 10,000 रुपये, तो इट मीन्स हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट को अब हम अपनी बुक्स में दिखाएंगे, तो ये हमारे लिए फ़ायदा है। फायदा रिवैल्यूएशन के CR में जाएगा। इसकी इधर हम लिख देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट। इसकी एंट्री क्या होगी, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट DR2 रिवैल्यूएशन। देखिए जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट है ऐसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसी लायबिलिटी अराइज हो जाए या ऐसी लायबिलिटी का हमें पेमेंट करना पड़ जाए जो कि हमारी बुक्स में दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की वजह से हमारा नुकसान होगा और वो नुकसान रिवैल्यूएशन के DR में जाएगा। इधर हम लिख देंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इसकी एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। नरेशन दे देंगे बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्डेड। तो ये सारी एंट्री होती हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। अब इसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट का टोटल करके डिफरेंस करते हैं। अगर डेबिट बड़ा है तो ये लॉस है, इसे पार्टनर्स में बांटा जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और पार्टनर्स में इसे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। इसकी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR या पार्टनर्स करंट अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। ये एंट्री होगी कब, जब होगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और ये ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। या फिर अगर क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट छोटा है, इसका मतलब गेन हुआ है, वो गेन भी पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। ये है गेन, ये था लॉस। तो देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है गेन ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है, रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब हम इस टॉपिक का एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड मेथड की बात करेंगे, नॉट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22, हरी, कुणाल और उमा ये 3 पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5-3-2, लेकिन उन्होंने 1 अप्रैल 2018 से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया है 2, 5 और 3। देयर बैलेंस शीट शोज अ बैलेंस ऑफ 75,000 इन P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में 75,000 का बैलेंस बताया है।
a balance of 15,000 in investment fluctuation fund. For this purpose it was agreed that. तो यहाँ देखिए हमें P&L का भी एडजस्टमेंट करके दिखाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी हम देखेंगे, इसके बाद गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है 3 लाख, उसका भी हम एडजस्टमेंट करेंगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन किया गया है, बुक वैल्यू 50,000 थी और मार्केट वैल्यू है उनकी 35,000। स्टॉक का रिवैल्यूएशन किया गया है, बुक वैल्यू 50,000 है और इसको डेप्रीशिएट करना है 10% से। तो यहाँ पर देखिए रिवैल्यूएशन का भी हमें दिया हुआ है, इसके अलावा गुडविल, P&L का बैलेंस और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दिया है। हमें यहाँ पर हर चीज़ की जर्नल एंट्री देनी है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो P&L का बैलेंस दिया हुआ है। देखिए P&L का जो बैलेंस दिया है उसके बारे में ये बताया नहीं है कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो हम उसे क्रेडिट बैलेंस मानते हैं हमेशा, मतलब गेन मानते, प्रॉफिट मानते हैं। तो जो P&L है उसे पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसकी एंट्री होगी P&L अकाउंट DR टू हरीश कैपिटल अकाउंट, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट, उमास कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ P&L क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 75,000 का बैलेंस दिया गया है। इसे हम पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5-3-2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसके हिस्से में आएगा 37,500, 22,500 एंड 15,000। तो ये तो हो गया P&L का ट्रीटमेंट। इसके बाद देखिए इन्होंने बताया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में पैसे पड़े हुए हैं 15,000 रुपये। देखिए जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो कोई फ्री रिजर्व नहीं है कि ऐसे ही बांट दिया जाए। उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है। देखिए इन्वेस्टमेंट जिसकी की बुक वैल्यू 50,000 है और इनका रिवैल्यूएशन किया गया है 35,000 पे, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पे 15,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था रिवैल्यूएशन करते समय जितने भी नुकसान होते हैं वो रिवैल्यूएशन के DR में जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से रिजर्व बना हुआ है। तो पहले हम इस रिजर्व को यूज़ करेंगे इन्वेस्टमेंट में होने वाले लॉस को कवर करने के लिए। तो यहाँ पर 15,000 रुपये का नुकसान हो रहा है इन्वेस्टमेंट पर और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 15,000 ही रखे हुए हैं। तो ये जो नुकसान है ये रिवैल्यूएशन में DR ना करके IFR में DR किया जाएगा। तो इसकी हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूड, या हम लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन टू मार्केट वैल्यू। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमें 15,000 का नुकसान हुआ है, लेकिन ये 15,000 का नुकसान रिवैल्यूएशन में DR ना करके रिजर्व में DR किया गया है, क्योंकि रिजर्व का बैलेंस दिया गया है। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं होता तो ये नुकसान रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही DR किया जाता। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए गुडविल बताई गई है कि फर्म की गुडविल है 3 लाख। अब गुडविल का हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि हम ये पता करें कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। इसके लिए हमें पार्टनर्स के पुराने और नए रेशियो का कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो देखिए मैं लिख देता हूँ पहले ओल्ड और न्यू रेशियो। देखिए ओल्ड रेशियो था 5, 3, 2 और नया रेशियो है 2, 5, 3। अब यहाँ पर हमें सीधे सीधे कंपैरिजन कर लेना है, क्योंकि दोनों रेशियो का सम ऑफ द रेशियो इक्वल है। देखिए हरी का हिस्सा 5 से 2 हो गया, इसका मतलब उसने 3/10 सेक्रीफाइस किया है। कुणाल का हिस्सा 3 से 5 हो गया, मतलब उसने 2/10 गेन किया, बढ़ गया उसका हिस्सा। ऐसी उमान का हिस्सा भी बढ़ गया है 1/10, तो इसने भी गेन किया है। और गुडविल के एडजस्टमेंट की मैंने आपको एंट्री बताई थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग। तो दो पार्टनर गेनिंग है, तो इन दोनों से गुडविल का अमाउंट लिया जाएगा। एंट्री होगी कुणाल्स कैपिटल अकाउंट DR, उमास कैपिटल अकाउंट DR टू हरीश कैपिटल अकाउंट। अब हम अमाउंट की बात करते हैं कि कितने से इन्हें DR CR किया जाएगा। देखिए फर्म की गुडविल है 3 लाख रुपए, कुणाल ने कितना हिस्सा गेन किया है 2/10, तो 60,000 रुपये इसके कैपिटल अकाउंट में DR होगा। उमा ने 1/10 गेन किया है, तो 30,000 रुपये इसके कैपिटल अकाउंट में DR होगा। और हरी ने 3/10 सेक्रीफाइस किया है, तो 90,000 जो इन दोनों से लिया गया है वो हरी के कैपिटल अकाउंट में CR होगा। तो ये हमारा गुडविल का भी ट्रीटमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं जो एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया गया हो। तो देखिए यहाँ पे केवल एक ही एसेट है स्टॉक, जिसका कि रिवैल्यूएशन किया गया है।
इन्वेस्टमेंट का भी रिवैल्यूएशन किया गया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट के रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डीआर नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था। अब स्टॉक जिसकी की बुक वैल्यू 50,000 है, उसको 10% डेप्रिशिएट करना है। स्टॉक एसेट है, एसेट की वैल्यू कम होगी, नुकसान होगा, नुकसान रिवैल्यूएशन के डीआर में जाते हैं, तो इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू स्टॉक। तो देखिए स्टॉक 50,000 का था, 10% से डेप्रिशिएट करना है, तो 5,000 का नुकसान रिवैल्यूएशन अकाउंट में डीआर हो गया। और किसी भी एसेट और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो अब हम देखेंगे रिवैल्यूएशन पे गेन आ रहा है या लॉस। तो हम देखेंगे यहाँ पर कितनी जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर सीआर हुआ है। यहाँ पर केवल एक ही जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये रहा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर हुआ है। इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट का 5,000 का डेबिट बैलेंस है। देखिए P&L हो या रिवैल्यूएशन हो, डेबिट बैलेंस लॉस होता है, और लॉस पार्टनर्स में उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। इसकी एंट्री होगी हरीश कैपिटल अकाउंट डीआर, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डीआर, उमास कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। तो जो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5, 3 और 2, तो 2,500, 1,500 एंड 1,000। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें अभी एक ही मेथड हुआ है। सेकंड मेथड की हम बात करेंगे, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। देखिए अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि एसेट्स और लायबिलिटीज की जो रिवाइज्ड वैल्यू है उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज पुराने रेट पर ही दिखाई देती रहे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस है उसे पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर देंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, देखिए 3 स्टेप में हम ये काम करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम ये कैलकुलेट करेंगे नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन हम कैलकुलेट करेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से नेट इफेक्ट क्या है, नेट इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, मतलब गेन है या लॉस। सेकंड स्टेप में हम ये पता करते हैं कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस। तो यहाँ पर हम हर एक इंडिविजुअल पार्टनर का गेन या सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद तीसरे स्टेप में हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या कैसे होगी, देखिए 2 कंडीशन हो सकती हैं। अगर यहाँ पर जो नेट इफेक्ट है वो अगर गेन है तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट कर देंगे। देखिए ये बिल्कुल उस तरीके से जैसे P&L के क्रेडिट बैलेंस का हम ट्रीटमेंट करते थे विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन, विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यू। तो हम क्या करते थे, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर देता है। उसी प्रकार एक्चुअल में ये गेन जो है बुक्स में नहीं आ पाया है, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को हम चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो गेन है ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बुक्स में ये गेन अराइज नहीं हुआ है। इसलिए जो गेन करने वाला पार्टनर है वो सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को कंपनसेट कर देगा, क्योंकि ये जो गेन है इसमें गेनिंग करने वाले पार्टनर को जो जिसका हिस्सा इंक्रीज हुआ है उसे फायदा हो रहा है, और जो सैक्रिफाइस करने वाला पार्टनर है उसको नुकसान हो रहा है। इसीलिए किसी भी पार्टनर को एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है। अगर रिवैल्यूएशन का लॉस है तो देखिए लॉस होने की कंडीशन में फ़ायदा किसको होगा, अगर ये लॉस अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है बाद में रिकॉर्ड होगा तो यहाँ पर फ़ायदा होगा सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को, क्योंकि सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर का इस लॉस पर अधिकार कम हो गया है। इसलिए यहाँ पर जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो गेनिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। तो एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो देखिए इस तरीके से हम रिवाइज्ड वैल्यू अगर बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करनी है तो इस तरीके से हम एडजस्टमेंट करेंगे। अब हम इस तरीके का एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको ये टॉपिक कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पर ABC 3 पार्टनर हैं, ओल्ड रेशियो 2:1 है और नया रेशियो डिसाइड हुआ है 5:3 और 2।
They also decide not to change the value of assets and liabilities in the books of account. Book values and revised values of assets and liability as on the date of the change were as follow. तो देखिए यहाँ पर हमें पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है और रीवैल्यूएशन करना है विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले हम नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज की हमें बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू दी है। अब हम पहले नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए मशीन की बुक वैल्यू बताई गई है 2,50,000 रुपये और इसकी रिवाइज्ड वैल्यू बताई है 3 लाख रुपये। तो आप देख रहे हैं एसेट है मशीन, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 50,000 से, इट मीन्स ये गेन हो रहा है 50,000 का। कंप्यूटर की बुक वैल्यू है 2 लाख, मतलब बुक्स में दिखाई दे रहा है कंप्यूटर 2 लाख रुपये और रिवैल्यूएशन करने पर उसकी वैल्यू है 1,75,000। तो यहाँ आप देख रहे हैं एसेट है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, इट मीन्स 25,000 रुपये का लॉस हो रहा है। लॉस को हम ब्रैकेट में दिखा देंगे। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बुक वैल्यू 90,000, रिवाइज वैल्यू 75। तो लायबिलिटी कम होती है तो ये गेन है 15,000 रुपये का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बुक वैल्यू 15,000, रिवाइज वैल्यू 25,000। तो यहाँ आप देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है, तो लॉस हो रहा है 10,000 रुपये का। इसे हम ब्रैकेट में दिखा देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं दो तो गेन है 50 और 15,000, 65,000 और 25 और 10,000 ये लॉस है। तो नेट हमारा 30,000 रुपये का गेन आ रहा है। लेकिन इस गेन को हम पार्टनर्स में बांट नहीं सकते हैं क्योंकि ये गेन जो है वो बुक्स में अराइज नहीं हुआ है। इसका हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना है। अब देखिए ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप अब हमें ये पता करना है कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस। इसके लिए हम ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए ओल्ड रेशियो हमें दिया हुआ है 2:1, न्यू रेशियो है 5, 3 और 2। देखिए कंपैरिजन हम तभी कर सकते हैं ओल्ड और न्यू रेशियो का जब दोनों का सम ऑफ द रेशियो इक्वल हो। ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 5 है, न्यू का सम ऑफ द रेशियो 10 है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ओल्ड का भी सम ऑफ द रेशियो 10 हो जाएगा। अब हम दोबारा से ओल्ड और न्यू रेशियो लिख देंगे। टू का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें तो ये हो जाएगा 4, 4, 2, ये है 5, 3 और 2। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ए है 4 से 5 मतलब इंक्रीज हुआ है, मतलब ये गेन कर रहा है 1/10। बी 4 से 3 हो गया मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10। सी के शेयर में कोई चेंज नहीं आया है। अब हमें क्या करना है, मैंने जैसा आपको बताया था हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। गेन की कंडीशन में क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं गेन कौन कर रहा है, ए। तो ए कंपनसेट करेगा, ए कैपिटल अकाउंट DR होगा टू बी कैपिटल अकाउंट। ये है एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कितने से होगा ये अमाउंट, देखिए गेन है 30,000, ए ने कितना प्रॉफिट शेयर गेन किया है 1/10, इट मीन्स ये 3,000 कंपनसेट करेगा बी को। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।